कल्पना कीजिए कि आपका एक बिजनेस है। कल्पना कीजिए कि आपका एक वैलिड लीगल सबसिस्टिंग बिजनेस है। आपके ग्राहक हैं और आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिस है और आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। लेकिन अचानक बैंकों को आदेश दिया जाता है कि वे आपके व्यवसाय को कोई बैंकिंग सुविधा नहीं देंगे। ना कोई बैंक अकाउंट होगा, ना पेमेंट गेटवे, ना कोई डिपॉजिट या क्रेडिट। 2018 में भारत की कई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनियों के साथ यही हुआ। आरबीआई ने सीधे तौर पर क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया था, लेकिन उसने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को क्रिप्टो से जुड़े लोगों को और व्यवसायों को सेवाएं देने से रोक दिया। फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। आज हम सुनेंगे इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशंस ऑफ इंडिया वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के 2018 के बैंकिंग प्रतिबंध को रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल कोर्ट से में। आज हम भारत के सबसे महत्वपूर्ण क्रिप्टो करेंसी मामले से जुड़े एक मसले को आसान भाषा में समझेंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। मामला इंटरनेट एंड बैंकिंग एसोसिएशन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4 मार्च 2020 को। यह केस केवल क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं है। यह केस हमें बताता है कि आरबीआई के पावर्स क्या है, सरकार और नियामक संस्थाएं किस व्यवसाय को कितनी सीमा तक नियंत्रित कर सकती है। यानी कि जो गवर्नमेंट है और रेगुलेटरी बॉडीज है वो कितने हद तक जाकर उसे रेगुलेट कर सकती है। आर्टिकल 19(1) क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी 19(1) और प्रोपोर्शनैलिटी यानी कि अनुपातिकता का सिद्धांत कैसे लागू होता है। तो आज के इस वीडियो को हम कई भागों में बांटेंगे। आरबीआई ने क्या किया था, ये फर्स्ट पार्ट होगा। 5 अप्रैल 2018 को आरबीआई ने एक स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज इशू किया। दूसरे दिन यानी कि 6 अप्रैल 2018 को आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर के अनुसार आरबीआई द्वारा नियंत्रित बैंक, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थाएं वर्चुअल करेंसी में स्वयं लेन देन नहीं करेगी और ऐसे किसी व्यक्ति या व्यवसाय को बैंकिंग सेवा नहीं देगी जो वर्चुअल करेंसी में लेन देन करता है या उसका निपाटन करता है। यानी कि जो भी संस्थाएं हैं जो वर्चुअल करेंसी से डील करती हैं, उसमें बिजनेस करती है, ऐसे किसी भी संस्थाओं को या व्यक्तियों को जो वर्चुअल करेंसी में लेन देन करती है उन्हें बैंकिंग सेवाएं नहीं दी जाएगी। सर्कुलर का मूल इशू यही था। जिनका पहले से ऐसा संबंध था उन्हें 3 महीने के भीतर वह सब समाप्त करने को कहा गया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आरबीआई ने यह नहीं कहा कि केवल क्रिप्टो करेंसी रखना या उसमें ट्रेड करना अपराध है, लेकिन आरबीआई ने बैंकों को क्रिप्टो एक्सचेंज और क्रिप्टो व्यवसाय से दूर रहने का आदेश दिया। यानी कि इनडायरेक्टली ये बैन ही था एक हिसाब से, बट उसे एक कैमोफ्लेज दिया था इस सर्कुलर के नाम पर कि आप उन्हें बैंकिंग सेवाएं नहीं दे सकते जो वर्चुअल करेंसी में डील करते हैं या बिजनेस करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे संस्था हो। इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि क्रिप्टो एक्सचेंजों का संचालन लगभग स्टॉप हो गया, असंभव हो गया, क्योंकि
किसी भी एक्सचेंज को ग्राहकों से पैसा लेने, पैसा लौटाने, भुगतान करने और बैंकिंग नेटवर्क से जुड़ने के लिए बैंक की ज़रूरत होती है, सभी को पता है। अब पार्ट 2, इस सर्कुलर को किसने चैलेंज किया? जाहिर है आरबीआई के इस सर्कुलर को चुनौती दी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशंस ऑफ इंडिया और उसके साथ कई क्रिप्टो एक्सचेंज, उनके संस्थापक, निवेशक, शेयर होल्डर और इंडिविजुअल ट्रेडर, ये सभी इस याचिका में को पिटिशनर्स थे या इनके अलग अलग पिटिशन भी थे। मेन इशू क्या था? जब क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह गैर कानूनी या प्रतिबंधित घोषित नहीं किया गया है तो क्रिप्टो व्यवसाय को बैंकिंग प्रणाली से बाहर कैसे किया जा सकता है? सरकार से पूछा गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आरबीआई का सर्कुलर उनके बिजनेस को ही ख़त्म कर देगा और ये 19(1) का सीधे वायलेशन है। 19(1) कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, क्या गारंटी देता है? वो देता है कि नागरिकों को कोई व्यवसाय, व्यापार या पेशा करने की स्वतंत्रता है। फंडामेंटल राइट में का ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। अब बात तीसरे में आते हैं, क्या इशू था? व्हाट वाज द मेन क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन इशू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कानूनी मसले थे, प्रश्न थे, क्वेश्चन थे। पहला प्रश्न, क्या आरबीआई के पास वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मामलों में निर्देश जारी करने की शक्ति है या पावर है? वेदर द आरबीआई हैज़ अ पावर टू इशू एनी गाइडलाइंस इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्चुअल करेंसी रेगुलेशन। दूसरा, क्या आरबीआई ने अपनी शक्ति का प्रयोग सही तरीके से किया? वेदर द आरबीआई हैज़ राइटली इशूड दिस सर्कुलर, वेदर दे वर एम्पावर्ड। तीसरा, क्या आरबीआई सर्कुलर 19(1) के तहत व्यापार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है? वेदर द सर्कुलर इशूड बाय द आरबीआई वायलेट्स आर्टिकल 1G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और लास्ट, क्या आरबीआई का प्रतिबंध उचित और अनुपातिक था? यानी कि वेदर द गाइडलाइंस वेर वैलिड एंड इनकंसिस्टेंट विथ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब आते हैं चौथे पड़ाव में। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी ना तो कानूनी मुद्रा है और ना ही भारतीय रुपयों जैसा वैध मुद्रा, यानी कि इट्स नॉट अ वैलिड करेंसी। क्रिप्टो करेंसी वाज नेवर अ वैलिड करेंसी, ऐसा पिटिशनर का कहना था। इसलिए आरबीआई को इसे नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये करेंसी नहीं है तो आप उसे रेगुलेट नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि आरबीआई का मुख्य कार्य देश में मुद्रा व्यवस्था, जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं आरबीआई के, मुद्रा व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था, ऋण प्रणाली, भुगतान प्रणाली और वित्तीय स्थिरता को नियंत्रित करना और सुरक्षित रखना, यही है। आरबीआई को जो एम्पावरमेंट मिलती है कौन से स्टैट्यूट के अंदर मिलती है? तो आरबीआई इज एम्पावर्ड अंडर द फॉलोइंग स्टैट्यूट, यानी कि जो शक्तियाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आई रिपीट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत आरबीआई को ये सारा पावर मिलता है, यानी कि आरबीआई इज एम्पावर्ड अंडर दिस स्टैट्यूट। कोर्ट ने कहा कि भले ही वर्चुअल करेंसी को कानूनी अर्थ में करेंसी नहीं माना जाए, फिर भी उसका असर बैंकिंग, भुगतान और वित्तीय संस्थाओं पर पड़ सकता है। और क्योंकि क्रिप्टो एक्सचेंज को काम करने के लिए बैंकों और भुगतान प्रणालियों की ज़रूरत पड़ती है, आरबीआई को इस संबंध को विनियमित करने का अधिकार है। यानी कि क्योंकि जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो लेन देन की तो बात तो होगी,
तो इस लिहाज से आरबीआई को इस संबंध में विनियमित करने का अधिकार है, यानी कि इसे रेगुलेट करने का अधिकार है। इस मुद्दे पर आरबीआई परफेक्टली सही था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आरबीआई के पास क्रिप्टो से उत्पन्न बैंकिंग और वित्तीय जोखिमों को नियंत्रित करने का पावर है। अब आते अगले पड़ाव में, अन्य देशों और अन्य नियमों का क्या है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि दूसरे देशों में क्रिप्टो करेंसी के प्रति इतना कठोर रवैया, यानी इतना हार्श रवैया नहीं अपनाया है। बाकी जो कंट्रीज़ है वहाँ पे इस तरह का एक हार्श रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट नहीं है। कुछ देशों में क्रिप्टो को विनियमित किया गया है, पूरी तरह से रोका नहीं गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरे देशों के कानून और नीतियाँ भारत में आरबीआई के आदेश की वैधता तय नहीं कर सकता। यानी कि जो पॉलिसीज़ है दूसरे कंट्रीज़ की, वो आरबीआई के जो आदेश हैं, डायरेक्शंस है, ऑर्डर्स है, उसे अवैध नहीं कर सकता। हर देश को अपनी आर्थिक, कानूनी और नियामक व्यवस्था लानी होती है और उसके लिए वो स्वतंत्र होते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत में अलग अलग संस्थाओं की अलग अलग भूमिकाएं हैं। उदाहरण के नाम पे, यानी कि हर एक जो एजेंसीज़ है उनका अलग अलग भूमिका है, उनकी अलग अलग ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को देखती है, सेबी प्रतिभूतियाँ यानी सिक्योरिटीज से जुड़े मसलों को देखती है, और इनकम टैक्स या सीबीडीटी टैक्स यानी कि कर से जुड़े मामलों को देखता है। इसलिए आरबीआई को केवल इसलिए गलत नहीं कहा जा सकता कि दूसरे नियामक ने अलग दृष्टिकोण अपनाया, यानी कि जो अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है उन्होंने अलग दृष्टिकोण अपनाया या दूसरे देशों ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। इसलिए आरबीआई की पॉलिसी या गाइडलाइंस उसके मापदंड के अनुसार नहीं चल सकती। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्रोपोर्शनैलिटी, यही इस केस का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आरबीआई की चिंताएं पूरी तरह से निराधार नहीं है, इनवैलिड नहीं है। आरबीआई कंसर्न वाज नॉट कम्प्लीटली इनवैलिड। आरबीआई को डर था कि वर्चुअल करेंसी का उपयोग हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाए, गैर कानूनी गतिविधियों के लिए, उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए, पहचान छिपाने के लिए और वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सिर्फ चिंता होना पर्याप्त नहीं है, यानी कि एक कंसर्न होना पर्याप्त नहीं है, उसके लिए ठोस सबूत की ज़रूरत है। उसके लिए ठोस सबूत की ज़रूरत होती है। जब किसी व्यक्ति या कंपनी के व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रभावित होती है तब प्रतिबंध उचित, तार्किक और अनुपातिक होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि क्या क्रिप्टो एक्सचेंज को बैंकिंग सेवाओं से पूरी तरह काट देना वास्तव में आवश्यक था, यानी कि इस रेगुलेशन के तहत क्रिप्टो एक्सचेंज को पूरी तरह से बैंक की प्रणाली से ही बाहर कर देना, वेदर इट वाज वैलिड और वेदर इट वाज नेसेसरी। क्या आरबीआई कोई काम कठोर उपाय अपना सकता था, जैसे कि अधिक सख्त केवाईसी नियम, यानी कि इस रेगुलेशन के अलावा आरबीआई कुड हैव इशूड स्ट्रिंजेंट डायरेक्शंस, जैसे कि सख्त केवाईसी नियम, लेन देन की निगरानी, रिपोर्टिंग की अनिवार्यता, जोखिम आधारित नियमन, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की व्यवस्था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आरबीआई स्वयं कह रहा था कि उसने वर्चुअल करेंसी को बैन नहीं किया, तो फिर उन व्यवसायों को बैंकिंग सेवाओं से पूरी तरह क्यों रोका गया जिसका काम ही वर्चुअल करेंसी से जुड़ा था। कोर्ट ने यह पाया कि आरबीआई पर्याप्त रूप से यह नहीं दिखा सका कि बैंकों को क्रिप्टो एक्सचेंज को सेवा देने के कारण वास्तविक नुकसान हुआ था। अंत में फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलित फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि हाँ, आरबीआई के पास वर्चुअल करेंसी से जुड़े बैंकिंग और भुगतान संबंधी जोखिम को नियंत्रण करने का पावर तो है, लेकिन 6 अप्रैल 2018 का सर्कुलर जो है आरबीआई का, वो बहुत व्यापक और असंगत था। इसने
क्रिप्टो एक्सचेंजों और संबद्ध व्यवसाय को बैंकिंग प्रणाली से लगभग पूरी तरह बाहर कर दिया था। यानी कि जो सर्कुलर था बहुत ही एग्जॉस्टिव था और इम्बैलेंस था, यानी कि इट वाज नॉट इनइक्विटी, क्योंकि इसके तहत आपने किया क्या, इन सारे क्रिप्टो एक्सचेंजों को वर्चुअली आपने बैंकिंग प्रणाली से बाहर कर दिया। यह उनके व्यापार की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालता है और इट कैन अफेक्ट देयर राइट टू डू बिजनेस विच इज़ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(g। इसलिए यह प्रतिबंध प्रपोर्शनेट यानी अनुपातिक नहीं था। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के 6 अप्रैल 2018 के सर्कुलर को रद्द कर दिया, खारिज कर दिया और जो पिटिशंस थी उसे एक्सेप्ट कर ली। क्या है रेशो डिसेंडी इसका? इस केस का कानूनी सिद्धांत यानी कि रेशो डिसेंडी यह है कि आरबीआई के पास वर्चुअल करेंसी से जुड़े बैंकिंग और भुगतान प्रणाली के जोखिमों को नियंत्रित करने की वैधानिक शक्ति तो है। यानी कि आरबीआई के पास वर्चुअल करेंसी से जुड़े और भुगतान प्रणाली को नियंत्रित करने का पावर तो है, वैलिड पावर है अंडर स्टैट्यूट, लेकिन आरबीआई द्वारा लगाया गया कोई भी प्रतिबंध व्यापार की संवैधानिक स्वतंत्रता के अनुरूप उचित और अनुपातिक होना चाहिए। यानी कि जो 19(1)(g का हवाला है जिसके तहत व्यापार बिजनेस या प्रोफेशन करने की स्वतंत्रता है, उसके अनुरूप उचित और अनुपातिक होना चाहिए, कोई भी सर्कुलर हो। सरल शब्दों में आरबीआई के पास शक्ति थी, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग इस मामले में ज़रूरत से ज़्यादा कठोर था, हार्श था। अब इस फैसले का मतलब क्या है? एक डिस्क्लेमर ज़रूरी है, एक क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि क्रिप्टो करेंसी भारत में कानूनी मुद्रा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा ऑब्जर्वेशन में कि क्रिप्टो करेंसी इज़ अ वैलिड करेंसी इन इंडिया। कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से अनियमित है, यानी कि कोर्ट ने यह भी नहीं माना कि वे कम्प्लीटली इनवैलिड है। और कोर्ट ने संसद या सरकार को भविष्य में क्रिप्टो से संबंधित कानून बनाने से नहीं रोका। यानी कि इन फ्यूचर इफ द लेजिस्लेचर वांट टू ब्रिंग एनी रेगुलेशन curtailing the currency such as cryptocurrency, they can do so। इस फैसले ने आरबीआई को केवल 2018 वाले सर्कुलर को रद्द किया, जिससे बैंकों को क्रिप्टो व्यवसायों को सेवाएं देने से रोक दिया गया था। तो फ्रेंड्स, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस आरबीआई केस हमें बताता है कि नियामक संस्थाएं वित्तीय व्यवस्था की सुरक्षा के लिए नियम बना सकती है। यहाँ पे नियामक संस्थाएं कौन है? आरबीआई है, और भी जो दूसरी संस्थाएं हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स वगैरह वगैरह, वो सारे बना सकती है, लेकिन वे किसी वैध व्यवसाय को बिना पर्याप्त कारण के और बिना अनुपातिक उपाय के समाप्त नहीं कर सकती। यह फैसला क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ संविधानिक कानून, प्रशासनिक कानून और बैंकिंग कानून के विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ ये आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, जो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, बैंकिंग एंड फाइनेंस के डोमेन से जुड़ा हुआ या उसके हवाले से। अब मिलूँगा अगले वीडियो में ऐसे ही अगले बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट के हवाले से बात करते हुए या एनालिसिस करते हुए, उसके बारे में मैं मेरा रुख आपके सामने पेश करते हुए। तब तक के लिए विदा, फिर मिलूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय, सी यू अगेन।